तो स्टूडेंट्स, नाम हमारा आपको पता ही है, संदीप कुमार प्रजापति। आपको रसायन विज्ञान हम क्लास 12th के लिए, ठीक है, आप क्लास 12वीं 12th के लिए, आपके कक्षा 12 के लिए हमने रसायन विज्ञान पढ़ाने हैं, ठीक है। उसमें रसायन विज्ञान मैंने आपको पढ़ाऊँगा। तो उसके बाद हम पढ़ाने से पहले ज़रा ये बता दें कि आपके पढ़ने क्या क्या हैं, ठीक है। आपके क्लास 12वीं कक्षा में 2 बुक है आपके पास, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। तो उसमें से एक को शुरू करते हैं, भाग 1 को ही, ठीक है। भाग 2 में भी हम सारी चीज़ें देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। वैसे देखें तो अगर सब चैप्टर को एक साथ देख लें तो उसमें पता चलेगा कुछ हमारे पास अकार्बनिक रसायन, कुछ कार्बनिक, कुछ भौतिक रसायन होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये डिवाइड नहीं करा गया है, सिर्फ 2 बुक में मिला के सब के सब आपके लगभग 18 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। मैं भी बताता हूँ जस्ट आपके टोटल मिला के, आपको दोनों बुक के मिला के क्या क्या है आपके पास 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर, ठीक है। उन सबको हम देखते हैं। यहाँ पे हम पहली भाग देखते हैं, भाग 1 जो फर्स्ट बुक है आपके पास, पहली किताब है भाग 1। उसमें पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में 10 जान लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट के अंदर, ठीक। ठोस अवस्था क्या है? जैसे हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उसमें से इस चैप्टर में सिर्फ ठोस अवस्था के जितने भी गुण हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बाकी उसके पहले आप जानते हैं रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने जाना है। तो यहाँ पे हम उस बात को ज़्यादा ना एक्सप्लेन करेंगे, सीधे हम चैप्टर पे आते हैं ना, या कौन से अध्याय हमारे उस पर आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बाकी रसायन विज्ञान है, आप डेफिनेशन उसकी जानते हैं कि मतलब किसी भी कंपाउंड को बनने, किन चीज़ों से मिलके बना, उस चीज़ों को स्टडी या उन बनने को, उन अभिक्रियाओं के होने को कौन से नियम उन्हें क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, कौन से नियम के मुताबिक वो चलता है, ये सारी चीज़ें आपने क्या हुआ 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारे पास परमाणु संरचना, या उसके पहले कुछ बेसिक्स अवधारणाएँ जो थी हमारे पास, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो ठोस अवस्था में हमने किसी भी ठोस के सारे गुण, उसके सारी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, स्टडी करना है, सारे गुणों को, चाहे वो किसी साथ अब क्रिया कर रहा है, उनके मॉलिक्यूल कैसे हैं, मॉलिक्यूल के बीच जो आकर्षण बल काम करता है, इन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है विलयन। विलयन आपको पता है विलेय और विलायक से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब जिनमें कोई 2 चीज़ आपस में मिली हुई हो, तो आपस में कंप्लीटली मिल जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं ना। पूरी तरह से अगर मिल जाए उसे हम विलयन बोलते हैं। अगर हम चीनी या नमक पानी में डालते हैं, पूरी तरह से मिल जाता, पता ना चलता, तो हम कह देते हैं विलयन है, ठीक है, सही। बाकी ऐसा पत्थर पानी में डाल दें तो फिर ना घुलने वाला, ठीक है, सही, उसे विलयन ना बोलेंगे। उसके बाद वैद्युत रसायन क्या है हमारे पास, जो हम इसका एक या इस ठोस अवस्था को बोलते हैं सॉलिड स्टेट, इंग्लिश में विलयन का सॉल्यूशन। वैद्युत रसायन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पढ़ते हैं, सिर्फ इस वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पढ़ते हैं। जैसे आप पता है इलेक्ट्रिसिटी होती है, घर में फैन चलता है, लाइट चलती है, हमें बिजली मार देती है, इन सारी चीज़ों का रिलेशन क्या है, वैद्युत रसायन से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स, कि हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक, उन रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसे होती हैं, क्या टाइम टेकन प्रोसेस होता है, क्या क्या किस तरीके से वो आगे बढ़ती हैं, या कैसे क्या करें तो हम वो धीरे हो सकती है उसकी, और क्या करें तो वो स्पीड में हो सकती है रिएक्शन, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है पृष्ठ रसायन, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास जो है, या सॉलिड या लिक्विड या गैस, उसके मॉलिक्यूल का, उसके एटम्स के आपस में जुड़ के अगर अणु यौगिक जो भी बनाए हैं, उसमें कोई न कोई उसके सरफेस का, अगर मैं चाक की बात करूँ यहाँ पे, ठीक, आप चाक पे देखेंगे इसके अंदर ऐसे इतना मोटा सा है, ठीक, तो इसके अंदर भी कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास अणु है, ये जो हमारे इसके क्या है, सरफेस पे, इसके पृष्ठ पे, यूँ कह लें, इसके सबसे बाहरी लेयर पे क्या उपस्थित है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। उसमें कौन से फोर्स काम करते हैं, किस तरह से, अब बाकी सारी चीज़ें होती है, वो हमारे पास क्या आता है, पृष्ठ रसायन में आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद धातु कर्म, जिसका आपके में अलग नाम दिया होगा कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसे धातु कर्म बोलते हैं। क्योंकि हम धातु कर्म बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं नेचर में, हमारे प्रकृति में, वो सारी चीज़ें प्योर फॉर्म में ना मिलती हैं, शुद्ध फॉर्म में ना, वो किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई मिलती हैं, फिर बाद में उसको साफ करके फिर अपने यूज में लाते हैं, ठीक है। हमको पता आयरन और एल्युमिनियम ये सब ऐसे ना मिल जाता है, निकालो और यूज कर लो, लगा लो दरवाजे खिड़की में, है ना, ऐसा ना हो सकता, ओके। उसके बाद है पी ब्लॉक के तत्व, हमको पता आवर्त सारणी में हमारे पास एस पी डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में बांटा गया, वो सारी चीज़ें हमें आपको पढ़नी है, ठीक है, सही। उसके बाद ये चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास
पी ब्लॉक का चैप्टर मतलब उस आवर्तसारणी में पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ठोस द्रव गैस वो कैसे होते हैं, किसी के साथ कैसे अभिक्रिया शो करते हैं, ठीक है, वो कैसे नेचर, उनका गुण कैसा होता है, प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं पी ब्लॉक के लिए। फिर सेम चैप्टर अगला है डी एंड एफ ब्लॉक, वहाँ पे डी और एफ ब्लॉक के लिए देखेंगे। पी ब्लॉक में आपको पूरा नहीं पढ़ना क्योंकि आप 11वीं में पढ़ के आए कि पी ब्लॉक में 2-3 आपको कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन 3 फैमिली आप वहाँ पे मुझे लगता है पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिर ये हमारे पास जो इनर्ट रिएक्टिव गैसें होती हैं उन सबको पढ़ना है। डी और एफ ब्लॉक में आवर्तसारणी होती है हमारी, वहाँ पे जो डी और एफ ब्लॉक उसकी बनने डी बीच में अभी बताते हैं जस्ट आपको। उसके बाद हमारे पास उपसंयोजक यौगिक, जहाँ पे हमारे पास उपसंयोजक बंध पाए जाते हैं जिन यौगिकों में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजक यौगिक, ठीक है। अब हम सीधे शुरू करते हैं, हम चैप्टर ही शुरू करेंगे सीधे आपको डी ब्लॉक से, ठीक है। डी ब्लॉक की वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम डी ब्लॉक से ही शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, सिर्फ हम शुरू करते हैं डी ब्लॉक से ताकि आप वहाँ से समझ सके आसानी से, ठीक है, सही। तो हमारे पास अच्छा पहली बुक की हमने कहा, फर्स्ट बुक की बात करते हैं, सेकंड बुक की हमने बात नहीं करा अभी, ठीक है, सही। तो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर नहीं, पढ़ाने के लिए फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं क्या, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के क्या है तत्व या डी ब्लॉक तत्व, ठीक है। अब इससे पहले हमको बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी है कि हमारे पास क्या डी ब्लॉक है, क्या पी ब्लॉक है, क्या एफ ब्लॉक है, ठीक है। क्यों, अब उसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद हमें जानना जरूरी है, उससे पहले ही हमको जानना जरूरी है आवर्तसारणी, ठीक। आवर्तसारणी क्या होती है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों को एक सिस्टमेटिक है ना, एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, वहाँ से हमको एक जो टेबल प्राप्त हुआ है उसे ही बोलते हैं आवर्तसारणी। क्योंकि हमारे पास 120 अप्रॉक्स 120 प्लस एक से ज़्यादा इतने जो तत्व हैं, उन सब तत्वों को क्या करेंगे, कैसे रखा गया उसे हम आवर्तसारणी करते हैं। जैसे हमको पता है आवर्तसारणी हमको लगभग ऐसी ही मिलती है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हमको क्या होगी, एक आवर्तसारणी मिली हुई होगी, ठीक है, हम मिलेगी हमको, ठीक है, सही। और यहाँ पे भी, ठीक, सही, और यहाँ पे भी 2 लाइन। आप आवर्तसारणी को पूरी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमें उतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसमें 14 होते हैं, ठीक है, सही। अब इस तरह से जो आवर्तसारणी होती है, ठीक है, वो इस तरह से भी होता है, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि नीचे बस हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं आपको बताने के लिए, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें को एस ब्लॉक, इधर को पी ब्लॉक, ये बीच वाले को डी ब्लॉक और यहाँ बाहर को ए ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो डी ब्लॉक हम शुरू करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट हैं उनको, ठीक है। शुरू करने से पहले अब हम जान लेते हैं डी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट हम सबके नाम देख लेते हैं तभी शुरू करते हैं। आवर्तसारणी क्या है, तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, उससे हमें 1 2 3 4 उनके एटॉमिक नंबर, उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से, ठीक है, रखा गया है, उसको हम क्या कहते हैं आवर्तसारणी, ठीक है। तो पूरी आवर्तसारणी बनाए तो बेमतलब होनी है टाइम, ठीक है, आप आवर्तसारणी देखेंगे जानते हैं, ठीक है, सही। तो हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में जो तत्व हैं आप देखेंगे, यहाँ से शुरू होता है स्कैंडियम, इधर की अगर एस ब्लॉक होता है, ठीक है, इसके इधर के बाद ये डी ब्लॉक, पी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक में जो तत्व हैं हमारे, उन सबकी हम बात करते हैं। डी ब्लॉक में तत्व है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, सही। ये है हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसके नीचे भी हमारे पास यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, ठीक है, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, ठीक है। इसके बाद रोडियम है, इसके बाद पैलेडियम है, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद कैडमियम है, उसके भी नहीं। ये सारी चीज़ें सिर्फ डी ब्लॉक की हम बता रहे हैं। डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, डी ब्लॉक के तत्व अभी हम बता दे रहे हैं आपको, फिर से लग रहा याद नहीं आ रहा, अगर आपको आवर्त का होते हैं, ग्रुप का होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपको अभी बताते हैं फिर से, ठीक।
लैंथेनम है, हैफनियम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, रेनियम है, ठीक है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, ठीक है, प्लेटिनम है, ठीक है, आरम गोल्ड है आपके पास और मरकरी। ये हमारे पास, उससे पहले हम फटाक से आपको 1 मिनट के अंदर आवर्त सारणी बता दें। आवर्त सारणी में हमारे पास क्या है, 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप हैं, ठीक है, ठीक है, 18 हमारे पास वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। उन सारे आवर्त में जो डिवाइडेशन हुआ है, इधर एस ब्लॉक के तत्व, इधर पी ब्लॉक के बीच में जो डी ब्लॉक का है, आप आवर्त सारणी देखेंगे, आपकी किताब में है, ठीक है, और आपके पास होगी भी, तो आप देखेंगे कि डी ब्लॉक में सिर्फ इतने ही तत्व आते हैं। इसके नीचे भी अभी के लिए कुछ जो नए डिस्कवर है वो भी हैं, ठीक है, तो उसको हम ना लिख रहे हैं क्योंकि मेन हम इन्हीं सब के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम इन सब के होते हैं। एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम का, ये ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे करके वहाँ 30 होता है, ठीक है, ये 39 से शुरू होता है, ठीक, और उसके बाद ये हमारे पास 57 से होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ लैंथेनाइड होते हैं, बाकी कुछ एक्टिनाइड होते हैं, वो हम आगे अब ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, सही, ठीक है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इनको पढ़ना है, वो रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं वो हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक। तो डी ब्लॉक के तत्वों को कुछ मेन बातें हम पढ़ लेते हैं, बता देते हैं यहाँ पे। डी ब्लॉक के तत्वों को पहला संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है, संक्रमण तत्व कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनकी नेचर के मुताबिक ही नहीं करते, क्योंकि न ये एस ब्लॉक के तत्व जैसे होते हैं न पी ब्लॉक के, दोनों के साथ लगभग मिलती जुलती, दोनों से मिलती जुलती गुण शो करते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या, संक्रमण तत्व, ठीक है, ओके। अब आगे कह रहा ये है कहाँ, आपको पता है जो हमारे पास आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो आपके लेफ्ट साइड है वो एस ब्लॉक है, जो राइट साइड है वो पी ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास डी ब्लॉक होता है, जिसमें 10 वर्ग होते हैं इस तरह से, ठीक है, बाकी ये चौथे आवर्त से शुरू होता है हमारे पास, ठीक है, सही, चौथे आवर्त से शुरू होता है, इसलिए ये हमारी इसकी स्थिति है आवर्त सारणी में, ठीक है। अब डी ब्लॉक को सबसे पहला सवाल, बड़ा सवाल, कि डी ब्लॉक तत्व को डी ब्लॉक तत्व कहते क्यों हैं, ठीक है, वाई वी कॉल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक, ठीक, डी ब्लॉक के तत्वों को हम डी ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, कुछ और ना क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे, बचपन में आपने 2 8 18, 2 8 1, 2 8 4, 2 8 5, 2 5 इस तरह से करके आपने करा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन अभी आप बड़े हो गए, 12th के स्टूडेंट हैं ना, 12वीं क्लास के, तो आपको ऐसे नहीं करना है ना, आपको इसको मिटा दें, ठीक, आप ध्यान देते हैं कि हमने क्या कहा, ठीक। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, हम सारी बातें लिख नहीं रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अगर ये हमारे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है हर एलिमेंट में, हर तत्व में हमारे पास कोई न कोई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 5 6 8 10 12 18 20, जब 120 परमाणु क्रमांक तक के हैं तो 120 तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी मिल सकते हैं। तो 1 से लेके हाइड्रोजन हमारा 1 होता है, हीलियम 2 होता है, तो 1 से लेके जितने भी एलिमेंट की हम बात करें, जिन भी तत्वों की हम बात करें, सब में कुछ न कुछ क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब हम करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ये आपके अच्छे से लिख दिया जरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय यूँ हम कह लें कि जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, तो डी उपकोष में जाता है, उसे ही हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है, जैसे आपने पाया है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का देखते हैं, कहते हैं सर 1 है, हीलियम का देखते हैं 2 है, लिथियम का देखते हैं 2 1, इसी तरह सोडियम वगैरह के यहाँ जाते हैं तो 2 8 1 पड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अब इसके अब उन सब के जो 2 8 1 2 8 1 होता है, जैसे मान लो हमने क्या करा, कार्बन का करा, ठीक है,
ठीक, हाइड्रोजन का आपने कहा 1 होता है। इसका जब हम sp-df में करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, sp-df में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका आता है 1s2। ठीक है, इसी तरह से कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में होता है 2 और 4। ठीक, सही 6 होता है ना, तो ऐसे बोलते हैं 1s2, 2s में 2 और 2p में 2। अरे ये sp-t क्या है? sp-d जो जैसे हमारे पास क्या होती है, एक सेल होती है, सेल के अंदर सब सेल होती है। ठीक है, उस सब सेल में क्या होता है, हमारे पास ऑर्बिटल होता है ना, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर रूम है और रूम के अंदर बेड होता है ना। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर बिल्डिंग खोज लिए तो बिल्डिंग के बाद हम रूम समझेंगे कि रूम कौन सा रूम नंबर है, 1 2 3 4 5 6 10 12, और उस रूम नंबर अगर हमारे पास पता भी चल गया 4 में, तो उसमें अगर 2 बेड लगे तो कौन से वाले पे आप हैं। ठीक है, सेम वही बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होती है। तो जो हमारे पास बिल्डिंग है उसका मतलब हमारे पास कोष होता है। ठीक है, ठीक, कोष के बाद आता है उसके अंदर उपकोष। ठीक है, और उस उपकोष में आता है क्या, हमारे पास ऑर्बिटल्स। ठीक, ऑर्बिटल्स माने एग्जैक्ट घर, एकदम असली बात की कहाँ वो रह रहा। ठीक, सही। तो उसी तरह से हर घर में क्या होता है, पहला घर में हमारे पास जो हमारे पास सेल होती, कोष होता, अगर पहला कोष होता है जिसे के कोष कहते हैं। ठीक है, के कोष में हमारे पास एक ही उपकोष होता है जिसका नाम होता है एस। एल कोष में हमारे पास 2 होते हैं जिसमें एस और पी। ठीक है, स्मॉल एस स्मॉल पी। एम में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, एम में होता है हमारे पास एस पी डी, एन में होता है एस पी डी एफ। इस तरह से जो कोष होता है जिसमें एक के कोष हमारे पास ये होती है, जिसमें के भी और एल भी होती है, जिसमें एस भी होता है, पी भी होता है, जिसमें डी, इसी तरह से के एल एम एन ओ ऐसे होता है। ठीक, उन सब में कोष के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष में होते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल का एस जो हमारे पास है, एस में हमारे पास एक ही घर, एक ही रूम है। ठीक है, उसी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, सही। पी में हमारे पास क्या है, 2 है, डी में क्या हमारे पास, पी में 3 है, डी में 5 और एफ में 7। ठीक, तो इनका वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, डी सबसे डी कोष में जाता है, उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्कैंडियम की बात करें 21, इससे शुरू करें तो आप पाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, ये फर्स्ट सेल था जिसमें दो सेल में दोनों हैं तो 6 2 8 हो गए। ठीक है, 3s2, 3p6, 4s, उसके बाद भरा जाता है ये 3d भरा जाता है। ठीक है, अब बाकी आप बाउली का रूल, आप बाउ का नियम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए। ठीक है, सही, ओके। तो 3s2, 3p6, ये 3 ये सब 3 हैं, ये d1। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन हम देखें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 और 21वां, जो 21 इसका परमाणु क्रमांक है, 21वां इलेक्ट्रॉन आपने देखा डी में गया है, इसीलिए इसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। इसी तरह से इसके नियम के बाद अगर टाइटेनियम आएगा तो 22 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 इस तरह से। तो मतलब जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है वो एस ब्लॉक का कहलाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी ब्लॉक कहलाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाता है तो डी ब्लॉक कहलाता है, और आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब उपकोष में जाता है तो एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक है, सही। अच्छा, अब आते हैं इनके गुण पे। ठीक है, अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, इनके क्या क्या हैं। ठीक है, सही, वो देखते हैं यहाँ पे आके अभी जस्ट। ठीक, तो इनका अभी जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, इसमें कुछ अपवाद हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, उसको भी सिखाना हो तो सारी बात हमेशा पीछे ही जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से करते समय इसमें D1 आता है, D2 आता है, D3 आता है, D4 आता है, D3 आता है, D3 के बाद D4 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन D4 नहीं आके वो D5 हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमारे पास क्या होता है, क्रोमियम में होता है। ठीक है, और हमारे पास कापर में होता है। इन दोनों चीज़ में एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, जैसा होना चाहिए वो हमारे पास ऐसा नहीं होता। वो आप लोग भली भांति क्या होते हैं जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं संक्रमण तत्वों, मतलब डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन संक्रमण तत्वों के क्या है, सामान्य गुण। ठीक, रासायनिक डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण क्या हैं? सबसे बड़ी बात कि डी ब्लॉक के सारे तत्व क्या हैं, मेटल हैं, धातु हैं, और धातु की आपको प्रॉपर्टी पता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वो बनना चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर उनको पीटा जा सकता है, उनको खींच के बढ़ाया जा सकता है, तार डक्टिलिटी जिसे मैलिएबल बोलते हैं ना। ठीक है,
उच्च तनन सामर्थ्य ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो खींच के हम वायर वगैरह बना सकते हैं। बाकी इस सब के एग्जाम्पल देखना तो आप देखते हैं कापर के तार होते हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, तो इन सब के मेटल होते हैं। इस तरह से सबके सब डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, सबके सब हमारे पास मेटल होते हैं, तो सबके सब हमारे पास क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, इनके भौतिक गुण की बात करें तो सारे धातु हैं, तो सबके भौतिक गुण क्या, सबके सब ठोस होते हैं सिवाय मरकरी के। ठीक है, मरकरी, पारा आपको पता है, पारा के अलावा सबके तत्व क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, सही। इस तरह से ये सब क्या होते हैं, मिश्र धातु भी बनाते हैं, क्योंकि दो टाइप के धातु आपस में मिला के मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस तरह से ये सारी चीज़ें इनकी होती हैं। बाकी इनके रासायनिक गुण हम अगली क्लास में देखते हैं, इनके तत्वों के रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण फिर हम आपको याद दिला दें कि भौतिक गुण वो है जो आप देख के आसानी से बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी ऑब्जर्वेशन के पास के, उसे रासायनिक भौतिक गुण कहेंगे। और जिनमें भी किसी न किसी तकनीकी किसी के साथ अभिक्रिया कराना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। ठीक है, सही। तो रासायनिक गुण के लिए हम अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाकी सब अब देखें अगली क्लास में आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।